लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ रहे थे। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा इसमें। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो होता क्या है। हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। जैसे डायग्राम एक दिख रहा है सामने, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। उसके अलावा ये जो है ये एजेस कहलाते हैं। ये सब आपको पहले से ही पता है, ये हो गया है ना। बहुत सारे एज रहते हैं। आप देखोगे कि दो वर्टिसेस के बीच में एक से ज्यादा एज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एज है और एक दूसरा एज हुआ। कुछ स्पेशल टाइप के एज होते हैं, जैसे ये, इसको कहते हैं सेल्फ लूप। ठीक है, ये सब आप पहले से जानते हो। हमें करना क्या है, हमें इस ग्राफ को ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन उस ट्री की एक प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी क्या होगी कि जितने भी वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जितने भी हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, कनेक्टेड तो अभी भी हैं, लेकिन जो कनेक्शन इसका होगा उसमें कम से कम एजेस हमें लेकर चलना है। ठीक है, जैसे अभी देखो तो एस, ए और सी ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन टोटल एजेस कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3। मैं अगर यहाँ पर से एक एज को डिलीट कर दूं, ये वाला फॉर एग्जांपल, तब भी ये तीनों वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एजेस जो है वो डिक्रीज हो गया। पहले 3 एज से कनेक्टेड थे, अब 2 ही एज से कनेक्टेड है। मैं एस से सी पे जाना चाहूँ तो वाया ए जा सकता हूँ, है ना। तो हमें स्पैनिंग ट्री में क्या करना होता है, इन ग्राफ को कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्जन के दौरान हम करते क्या है, जो एजेस हैं, टोटल एजेस, उनमें से कुछ एजेस को हम ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप करने का जो पैरामीटर होगा वो ये कि सबसे पहले तो आप जितने भी पैरेलल एजेस होंगे, पैरेलल एज मतलब दो वर्टिसेस के बीच में अगर एक से ज्यादा एज है, तो जैसे ये वाला पैरेलल एज है, जितने भी पैरेलल एज है उनको आप ड्रॉप करो। अब देखो यहाँ पे दो एज थे, एक का वेट 6 था, दूसरे का वेट 9। हम किसको ड्रॉप करेंगे, जिसका वेट ज्यादा होगा, यानी कि इसमें से हम इसे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने का मतलब ये वाला अब हम कंसीडर नहीं करने वाले। ठीक है, ये पहला था कि जितने भी पैरेलल एजेस होंगे उनमें मैक्सिमम वेट वाले को आप हटा दो। दूसरा केस क्या कहता है कि जितने भी सेल्फ लूप हैं, सेल्फ लूप मतलब जैसे ये, जितने भी सेल्फ लूप हैं आप उसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, ये तो डिलीशन पहला करना है हमें, कि जितने पैरेलल एजेस हैं उनको हटा दिया, जितने सेल्फ लूप हैं उसको भी हटा दिया। लेकिन अभी भी ये ट्री जो है, अभी भी ये ग्राफ जो है ट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्या डिफरेंस है ग्राफ और ट्री में, हमने पहले ही देख लिया है। ग्राफ जो होता है वो क्लोज्ड होता है, जबकि ट्री जो होता है वो ओपन होता है। मतलब क्या है क्लोज्ड और ओपन का, आप देखोगे एस से अगर आप ए बी जे डी सी फिर वापस आप एस पे आ सकते हो, ये क्लोज कहलाएगा। ओपन का मतलब अगर ये वाला एज नहीं होता तो ये ओपन हो जाता है। एस से आप घूम के वापस सी के बाद फिर एस पे नहीं जा रहे, है ना, तो ये ट्री बन जाता। खैर, स्पैनिंग ट्री आपसे ये कहता है कि पैरेलल एजेस को हटा दो, सेल्फ लूप को हटा दो, उसके अलावा जो बाकी एजेस बच गए उनमें भी आप ऐसे एजेस को ड्रॉप करो जिसकी वेट ज्यादा है। ठीक है, हमारा एम ये है कि हम फाइनली एक ऐसा ट्री बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ एजेस कम है, और जो भी एजेस हैं उनका वेट अगर हम सम करें तो वो भी हमें कम ही मिले। इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक ट्राइंगल के फॉर्म में ग्राफ है। ठीक है, ये एक ग्राफ है। वर्टिसेस होंगे ए बी सी। इसका वेट मान लो 2 3 4। वेट का मतलब कि ए से बी तक जाने में हमें कितना कॉस्ट लगेगा या कितनी मेहनत लगेगी, ए से सी में जाने में हमें क्या कॉस्ट लगेगा, बी से सी में जाने में हमें क्या कॉस्ट लगेगा। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, बी नाम का एक सिटी है, सी नाम का एक दूसरा सिटी है, इन दोनों के बीच में जाने में हमें इतना फेयर लग रहा है। ठीक है, ये एक ग्राफ है। हमें क्या करना है, इस ग्राफ को पहले तो ट्री में कन्वर्ट करने के लिए सोच लिया। अगर हमें इसे ट्री में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते, ये देखो ये क्लोज्ड है ना, हमें इसको ओपन करना होता। तो पॉसिबल स्पैनिंग ट्री अगर मैं देखूं, अगर मैं बताऊं तो एक तो ये होगा, यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो, एक स्पैनिंग ट्री ये होगा। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना है, 2 और 3।
एक और स्पैनिंग ट्री अगर आप बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका कॉस्ट कितना है 2 और इसका कॉस्ट है 4। आप एक और स्पैनिंग ट्री बना सकते हो ऐसा, ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ पे कॉस्ट है ये 3 और ये 4। इसके अलावा और कोई ट्री आप नहीं बना सकते, है ना। जितने भी पॉसिबल थे हम एजेस को वन बाय वन एक एक एज हटाकर देखें तो हमें पॉसिबिलिटी 3 ही मिलती है, एक ये है, दूसरा और ये तीसरा। अब क्या करते हैं, इन में जो एज है उनका सम निकालो। 2 + 3 इसका सम आएगा 5, 2 + 4 इसका सम आएगा 6, 4 + 3 इसका सम आएगा 7। आप जब इस कॉस्ट को देखोगे तो एक में 5 आ रहा है, दूसरे में 6 आ रहा है और तीसरे में 7 आ रहा है। ये तीनों ही स्पैनिंग ट्री हैं, ये भी स्पैनिंग ट्री है, ये भी स्पैनिंग ट्री है, ये भी स्पैनिंग ट्री है। लेकिन जिस स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट सबसे कम होगा, जैसे ये, इसको हम कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है। पहली बात यहाँ पे मैं बता दूं, हमें इस ग्राफ से स्पैनिंग ट्री बनाना था। स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए जितने पैरेलल एजेस थे उनको हटा दो, इस एग्जांपल में थे ही नहीं। जितने सेल्फ लूप होंगे उसको हटा दो, इस एग्जांपल में है ही नहीं। एक ग्राफ का एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री बनेगा। आपको एग्जांपल यहाँ दिखा दिया, यहाँ पे 3 स्पैनिंग ट्री बने। ठीक है। तीनों स्पैनिंग ट्री के कॉस्ट अलग अलग होंगे, जैसे यहाँ पे दिखा 5, 6, 7। लेकिन इन तीनों स्पैनिंग ट्री में एक स्पैनिंग ट्री ऐसा है जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, और हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कौन सा है, वो ये वाला। तो इससे हम कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये दोनों सिंपल स्पैनिंग ट्री है, लेकिन ये वाला स्पैनिंग ट्री तो है ही, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ठीक है। अब देखो, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, सिंपल सा एग्जाम्पल था, तो हमने इस तरीके से बना लिया। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ आ जाए, जैसे आपकी स्क्रीन पे ये पेन से बना हुआ दिख रहा है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं। पहला एल्गोरिदम का नाम है क्रूस्कल और दूसरे एल्गोरिदम का नाम है प्रिम्स। अब जाहिर सी बात है, एक ग्राफ है उसका एक ही स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा, तो चाहे आप क्रूस्कल से निकालो चाहे आप प्रिम्स से निकालो, वही आंसर आएगा। ठीक है। बस मेथड थोड़ा अलग अलग है दोनों को निकालने का। ठीक है। प्रिम्स से भी जो आंसर आएगा वही आंसर क्रूस्कल से भी आएगा, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम लोग एक बार क्रूस्कल एल्गोरिदम को देख लें वो कैसे सॉल्व करता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, ये वाला ग्राफ। हमें रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, पैरेलल एज हटाना है। पैरेलल एज यहाँ पे था, हमने क्या किया, इन दोनों में से वेट देखा, एक का वेट है 6, दूसरे का वेट है 9। मैं वेट और कॉस्ट रैंडमली बोल सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक का वेट है 6, दूसरे का वेट है 9। हम उस वेट वाले एज को हटाएंगे जिसकी वेट ज्यादा है, यानी हम यहाँ से रिमूव करेंगे 9 वाले को, तो ये वाला हमारा हट गया। अब इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये ग्राफ में हमारा है ही नहीं, जो रेड पोर्शन से किया है मैंने वो ग्राफ में नहीं है। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे ग्राफ में कोई सेल्फ लूप तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक सेल्फ लूप दिख गया सी के पास, तो हम उस सेल्फ लूप को भी कंसीडर नहीं करेंगे, यानी अब हमारे ग्राफ से ये वाला पोर्शन भी हट चुका है। ठीक है, यानी ये दोनों है ही नहीं ग्राफ में। लेकिन इन दोनों एजेस के हटाने के बाद भी ये एक ग्राफ ही है। कैसे पता, क्योंकि ये अभी भी क्लोज्ड है, हमें इसको स्पैनिंग ट्री में बनाना पड़ेगा, और हम मेथड यूज कर रहे हैं क्रूस्कल का, उस स्पैनिंग ट्री से भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने का। ठीक है। क्रूस्कल एल्गोरिदम आपसे क्या कहता है, आपके जितने भी एजेस हैं उन सभी को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है। क्या मतलब हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखो यहाँ पे अलग अलग एज का अलग अलग वेट दिया हुआ है, हम इसको वेट के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, छोटे से बड़े के तौर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बी डी, 1 से कोई है क्या, नहीं है, ये है ही नहीं। ठीक है, इसको बार बार याद मत करना, ये नहीं है। 1 का कोई है ही नहीं। 2 वेट का कोई है, हाँ ये है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बी डी। बी डी एज का नाम हुआ और उसका वेट 2। उसके बाद डी जे, इसका वेट भी 2। 2 वेट का खत्म हो गया,
अब थ्री वेट का एक है सी डी, उसकी वेट है थ्री। थ्री वेट का और कौन सा है, ए सी, उसकी वेट भी थ्री है। थ्री के खत्म हो गए। फोर वेट का देखो, बी सी, फोर वेट का हो गया, और कोई नहीं है फोर का। फाइव का देखो, बी जे, बी जे हो गया फाइव का। फाइव का और कोई नहीं है। सिक्स का देखो, ए बी, ए बी हो गया सिक्स वेट का। सिक्स का और कोई नहीं है। सेवन का है एस ए और एट का है एस सी, मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, एस ए और एस सी। एस ए का सेवन और एट है एस सी का। हमें ये अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहला टास्क था पहले एज को हटाना, सेल्फ लूप को हटाना। दूसरा टास्क है सारे एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। मैंने इसको अरेंज कर लिया। आप देखो यहाँ पे मैंने पहले से लिख भी रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ था, उस ग्राफ के जितने भी वर्टेक्स हैं उन सारे वर्टेक्स को लिख लो, बिना एज वाला। तो हमने क्या किया, उसके वर्टेक्स को लिख लिया है, ठीक है। वर्टेक्स को लिखने के बाद आप क्या करो, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करके लिखा था वहां से एक एक एज को उठाना है और यहाँ पे पुट कर देना है। याद रखना कि जितनी बार हम एक एज ऐड करेंगे उतनी बार एक नया ग्राफ बनेगा, ठीक है। पहला एज निकला टू का, तो मैंने यहाँ पे टू ऐड कर दिया और ये एक ग्राफ खत्म। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में फिर से यही सब काम करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा लिखा, और ये वाला एज भी ऐड हो चुका था प्रीवियस स्टेप में, तो इसको भी बना के रखोगे। अब यहाँ से हम फिर से एक एज उठाएंगे, फिर से निकला डी टी, तो हम डी टी को ऐड कर दिए, तो ये हमारा दूसरा ग्राफ बन गया, ठीक है। फिर हम अगले स्टेप में फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से बनाएंगे और एक नए एज को ऐड करेंगे ए सी। तो देखो मैंने ग्राफ में अगले अगली लाइन में बनाया भी है, ठीक है। अब देखो ये दोनों ऑलरेडी ऐड हो चुके थे इस वाले स्टेप में, ये वेट टू का है और ये वेट टू का है। अब हमें थ्री वेट का चाहिए था। थ्री वेट के लिए एक है एस, तो हमने ए एस को कनेक्ट कर दिया। फिर अगली बार फिर से एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें फिर से थ्री वेट का कोई होगा तो उसको कनेक्ट कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये करते कर क्या रहे हैं, कब तक करते जाना है। जब भी हम एजेस ऐड करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि कोई एक ऐसा एज ऐड ना कर दें हम जिससे वो क्लोज्ड हो जाए वापस, ठीक है। जैसे इसके बाद वाले स्टेप में देखते हैं। आप जब यहाँ पे देखोगे तो थ्री एज का सी बी को देखो ध्यान से, सी बी का एज है फोर, सी बी का कॉस्ट है फोर। अगर मैंने उस फोर वाले को ऐड किया होता तो ये क्लोज्ड बन जाता। अगर मैंने सी बी को ऐड किया होता फोर वेट के साथ तो ये क्लोज्ड हो जाता। मुझे ये नहीं करना है, इस कारण से यहाँ पे सी बी आया नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस पूरे एग्जाम्पल को एक ग्राफ से बना के बताता हूँ, लेकिन आप ध्यान देना एग्जाम में आप जब भी बनाओगे तो हर एक एज के लिए एक नया ग्राफ बनेगा। मेरे पास अभी उतनी जगह नहीं है और टाइम भी नहीं है, इस कारण से मैं एक ही ग्राफ में उसको समझा देता हूँ आपको, लेकिन आप हर बार हर एक एज के लिए अलग अलग बनाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। बी डी ऐड किया, एक ग्राफ कंप्लीट। डी टी ऐड किया, ये दूसरा ग्राफ कंप्लीट। ए सी, ए सी को कनेक्ट कर दो, इसकी वेट है थ्री। सी डी, आप सी डी को कनेक्ट कर दो, उसकी वेट है थ्री। सी बी, जब आप सी बी को कनेक्ट करने का सोचोगे, अगर मान लो यहाँ पे मैं डैश डैश से बना के दिखाऊं, अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये एक क्लोज्ड बन जाएगा, है ना। मुझे क्लोज नहीं करना, इस कारण से मैं इससे नहीं ऐड करूंगा, ये सी बी ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट के पास जाओ, बी टी, कहाँ है बी, ये रहा बी। अगर मैं बी और टी को ऐड कर दूं तो ये बी टी भी क्लोज्ड हो जाएगा, इस कारण से मैं बी टी को भी यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ए बी, अगर मैंने ए बी को कनेक्ट कर दिया तो भी वो क्लोज्ड हो जाएगा, इसलिए मैं ए बी को भी यूज नहीं कर सकता। एस ए, आप एस ए को कनेक्ट कर दो,
इसकी वेट है 7। नेक्स्ट है SC, अगर आप SC को कनेक्ट करोगे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा, इस कारण से मैं SC को भी कनेक्ट नहीं करूंगा, यानी मैं इसे भी यूज नहीं कर सकता। अब देखो ये हमें फाइनली एक मिला, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सारे वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर मुझे S से T के पास जाना है तो मैं एक पाथ लेकर के यहाँ तक जा सकता हूँ, और जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो भी मिनिमम है। अभी टोटल कितने एज हैं, 1 2 3 4 5 एज हैं अभी, लेकिन पहले जो ओरिजिनल ग्राफ था उसमें बहुत सारे एजेस थे। तो ये वाला जो है ये एक स्पैनिंग ट्री है, और क्योंकि हमने क्रूस्कल मेथड से निकाला है तो मैं कह सकता हूं कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि आप इसकी वेट को काउंट करो, कितना है, 7 + 3 10, 15 to 17, इसकी वेट आएगी 17। अब आप इसके अलावा कोई और स्पैनिंग ट्री अपने मन से एज्यूम करके देखो, जैसे मान लो ये कनेक्शन ना होता, ये वाला कनेक्शन होता, तब भी ये स्पैनिंग ट्री ही है, और SC का वेट था 8, इसको सब सम करते तो आता आंसर 18। ठीक है, चलो मान लो ये नहीं है ऐसा, पहले जैसा ही है, और मैंने यहां से किसी एक को हटा दिया, ये वाला हटा दिया, और इसकी जगह ये कनेक्ट किया होता, BT की वेट थी 5। अगर मैं ऐसा करता तब भी इसकी वेट कितनी होती, 10 15 20 to 22। आप ऐसा कोई भी स्पैन, ये सारे स्पैनिंग ट्री, ये भी स्पैनिंग ट्री है, इसके पहले वाला भी स्पैनिंग ट्री था, और उसके पहले वाला भी स्पैनिंग ट्री था, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है आपका ये वाला। क्यों है मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये वाला, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो कम आ रही, सबसे कम आएगी। 17 से नीचे तो आप बना ही नहीं सकते हो, जो भी बनेगा स्पैनिंग ट्री उसकी कॉस्ट 17 से ज्यादा की ही होगी, ठीक है। तो एक मेथड हो गया ये वाला कि हमने क्रूस्कल मेथड से मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर लिया। दूसरा मेथड जो है वो कहलाता है प्रिम्स मेथड। अब देखो प्रिम्स मेथड से भी आंसर यही वाला आने वाला है, ठीक है, इसकी कॉस्ट भी 17 ही आएगी प्रिम्स मेथड से भी। स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो एक ही होगा चाहे आप किसी भी मेथड से बनाओ, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो हम लोग उस पे आते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम पे, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है। इसके एल्गोरिदम भी हैं, आप क्रूस्कल के देख सकते हो, लिखा हुआ है सॉर्ट द एज ऑफ जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय लेंथ, वो किया ही हमने। कीप अ सब ग्राफ एस ऑफ जी इनिशियली एम्प्टी, इनिशियली एम्प्टी हमने सिर्फ वर्टेक्स लिख करके बनाया ही था। फॉर ईच एज E in sorted order, if the end point of E are disconnected in S, add E to S, ठीक है, return S। ये क्या कह रहा है कि अगर हम जो सॉर्टेड ऑर्डर में है उसको ऐड करने के बाद अगर वो अभी भी कनेक्टेड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, और अगर वो लूप बना दे रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे तो ये आता है E log V, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है प्रिम्स मेथड। प्रिम्स मेथड को भी मैं उसी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ताकि आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि दोनों से आंसर सेम ही आएगा। प्रिम्स मेथड क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप तो वही है दोनों में, रिमूव पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप, ओके। सेकंड नंबर का स्टेप जो है यहाँ पे चेंज आ गया, देखो क्या कह रहा है सेकंड नंबर, चूज एनी आर्बिट्ररी नोड एज स्टार्टिंग नोड। जितने भी एजेस, जितने भी नोड दिए हुए हैं उनमें से किसी भी एक नोड को, किसी भी एक वर्टेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट, चेक आउटगोइंग नोड एंड सेलेक्ट द वन विथ लेस कॉस्ट। ये ओवरऑल क्या कहा, आपसे पहले मेथड की तरह से आपसे कह रहा है कि पैरेलल एजेस को हटा दो, ओके डन। सेल्फ लूप जितने हैं उसको हटा दो। पैरेलल एज को हटाते वक्त ध्यान ये देना है कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी उसी को हटाना है, मिनिमम कॉस्ट वाले को ना हटा देना। सेकंड नंबर स्टेप आपसे कहता है कि किसी भी एक नोड को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, और उस नोड से निकलने वाले जितने भी एजेस हैं मेन ग्राफ में, उनमें से जिसमें कॉस्ट कम होगी उसको कनेक्ट करते जाओ। मैं इसको समझाता हूं आपको डायग्राम से।
यहाँ पे आ जाओ। देखो हमने क्या किया, पहले तो इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, ठीक है। ये दोनों अब कंसिडर में नहीं आएंगे, है ना। मैं इसी ग्राफ में बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देना। किसी भी एक वर्टेक्स को, किसी भी एक नोड को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। एस से भी मान सकते हो, ए से भी मान सकते हो, टी से भी मान सकते हो, जहां से चाहो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। मैं एस से स्टार्ट करता हूँ। ये है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से निकलने वाले टोटल एजेस कौन कौन है, एक ये है, दूसरा ये वाला है। एल्गोरिदम आपसे ये कहता है इन दोनों एज में से जिसकी कॉस्ट कम है उसको रहने दो। तो कॉस्ट कम है 7 वाले की, तो मैं ये 8 को हटा देता हूँ। अब हम कहाँ आ गए, ए के पास। अब ए के पास से निकलने वाले टोटल दो एजेस हैं। ये 9 नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, है ना, ये बाहर पहले ही हटा दिया है हमने। ए से निकलने वाले टोटल दो हैं, 3 और 6। इनमें से जो मिनिमम वाला है उसको कनेक्ट कर दो। तो मिनिमम वाला कौन सा है, 3, तो आप इस 3 को कनेक्ट कर दो। अब आप पहुंच गए कहाँ, सी के पास। सी के पास आपको जब देखोगे तो सी के पास आपके पास टोटल 3 एजेस हैं बाहर की ओर जाने वाले। कौन कौन से हैं, एक का वेट है 8, दूसरे का वेट है 4, तीसरे का वेट है 3। आप पहली बात तो इस 8 वाले को वैसे भी कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो लूप बना देता, तो ये 8 तो आउट ऑफ अपने है ही नहीं, रेंज में ही नहीं है। 4 और 3, इनमें से जो मिनिमम वाला, ये 1 पहले ही हट चुका है। 4 और 3 में जो मिनिमम वाला है उसको कनेक्ट कर दो। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम पहुंच गए कहाँ, डी के पास। डी के पास आपके पास टोटल दो एजेस हैं, उनमें से मिनिमम वाले को ढूंढना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो दोनों का ही कॉस्ट 2 और 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इसको। आया समझ में। अगर मान लो यहाँ पे 2 ना होता, यहाँ पे 2 की जगह 12 होता, तो हम डी के बाद बी पे पहुंच जाते और बी के बाद जो मिनिमम एज होता उसको कनेक्ट कर देते। लेकिन इस एग्जांपल में इनका एज 2 है, तो हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब आप अगर याद होगा आपको तो, और क्रूस्कल मेथड से भी यही ग्राफ मिला था आपको। इसकी एज की सम काउंट करो, 7 + 3 10 + 3 13 + 2 15 + 2 17। यानी प्रिम्स मेथड से भी हमें सेम आंसर मिला है, सेम मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको एक दो एग्जाम्पल से हम लोग और सॉल्व कर लें, आप लोग सॉल्व कर लो तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं एक रैंडम ग्राफ ले लेता हूँ कोई सा भी, उसमें वेट दे देता हूँ ताकि आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो सामने है इसी को सॉल्व करते हैं। मैं अपने मन से एक वेट इसमें असाइन कर दे रहा हूँ, आप इसकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करके बताना। ये 6 है। सारे एजेस पे वेट हो गए, ठीक है। ये वाला ग्राफ था हमारे पास, इसमें कोई पैरेलल एज नहीं है। पैरेलल एज कैसे पता चलेगा, दो वर्टेक्स के बीच में एक से ज्यादा एज हो तो। इसमें कोई सेल्फ लूप भी नहीं है। मुझे इसकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा आपको। पहले हम लोग क्रूस्कल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। क्रूस्कल मेथड क्या कहता है, सारे वर्टेक्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो ई एफ, उसकी कॉस्ट है 1, एफ एच, उसकी कॉस्ट है 1, डी एच, उसकी कॉस्ट भी है 1, बी सी, उसकी कॉस्ट भी है 1। 1 वाले 4 हो गए, ठीक है। अब 2 वाला देखो, 2 वाला है ए बी और एच जी, इसकी कॉस्ट भी है 2। 2 से और कोई है, हाँ, ई जी, ईजी की कॉस्ट भी हो गई, 2 से हो गए सारे। 3 से देखो ए ई,
AE से 3 हो गया, 3 का और कोई नहीं है, 4 का है BD, और 5 का कोई है नहीं, बचा लास्ट में 6 का CH। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर लिया। अब उसके बाद आपसे क्रुस्कल एल्गोरिथम ये कहता है कि इन सारे वर्टेक्स को आप, इस ग्राफ को आप सिर्फ वर्टेक्स एम्प्टी बना के रखो, जैसे सिर्फ वर्टेक्स लिखा हुआ हो, एज हटा दो। तो मैं वही बना रहा हूँ, ABECDFG, और यहाँ पे है H। ठीक है, मिलता जुलता है उसी के जैसा। अब क्या करना है, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया था, इसको वन बाय वन यहाँ पे पुट करते जाओ। ये क्या था पहला, EF, ये E है ना, EF को कनेक्ट कर दो, तो ये लो EF को कनेक्ट कर दिया, इसकी वेट आ गई 1। FH, FH को कनेक्ट कर दिया, इसकी वेट आ गई 1। DH, DH को कनेक्ट कर दिया, इसकी वेट आ गई 1। कनेक्शन के समय ध्यान देना है कि क्लोज ना हो जाए। बी और सी, बी और सी को कनेक्ट कर दिया, इसकी एज हो, इसकी कॉस्ट हो गई 1। ए बी, ए बी को कनेक्ट कर दिया, उसकी कॉस्ट हो गई 2। एच जी, एच और जी को कनेक्ट कर दिया, उसकी कॉस्ट हो गई 2। ई जी, अब देखो ई जी अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो वो क्लोज्ड हो जाएगा, इस कारण से इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ए ई, ए ई को कनेक्ट कर दो, इसकी कॉस्ट हो गई 3। बी डी, बी डी को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये क्लोज्ड बन जाएगा, है ना, इसलिए BD को भी कंसिडर नहीं करेंगे। CH, C और H को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तब भी क्लोज्ड हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं तो ये एक क्लोज्ड लूप बन जाएगा, है ना, तो इस कारण से CH भी यूज में नहीं आएगा। ये ग्राफ बना हमारा क्रूस्कल मेथड से। इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 + 3 6, 7 8 9 10 11, इसकी कॉस्ट आई 11। अब सेम क्वेश्चन को हम प्रिम्स मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। प्रिम्स मेथड आपको क्या कहता है कि आप जितने भी वर्टेक्स हैं उनमें से किसी भी एक वर्टेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। हम ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, है ना। आप ए से कनेक्ट करोगे, मैं इसी ग्राफ पे बना रहा हूँ, ए से कनेक्ट करोगे तो यहाँ से दो एजेस हैं, एक का कॉस्ट है 2, एक का कॉस्ट है 3। मैंने 2 वाले को कनेक्ट कर दिया। अब आप कहाँ आ गए, बी के पास। बी के पास से निकलोगे आप तो एक सी आता है और एक डी आता है, इसकी कॉस्ट है 1 और इसकी कॉस्ट है 4। आप इसको कनेक्ट करोगे, आप सी के पास आ गए। ठीक है, जब आप सी के पास आते हो तो इसकी कॉस्ट है 6। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इसके प्रीवियस स्टेप पे एक कॉस्ट 4 बचा हुआ रह गया था, तो जब हम 6 और 4 को कंपेयर करेंगे तो 4 वाला मिनिमम है। यहाँ पे अक्सर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि बी के बाद जब सी पे गए तो सी के पास तो एक ही एज है, उसकी कॉस्ट है 6, तो वो उसको कनेक्ट कर देते हैं। नहीं, अभी आपके रिजर्व में कौन कौन सा एज बचा हुआ था, एक बचा हुआ था ये वाला, दूसरा बचा हुआ था ये वाला, और तीसरा बचा हुआ था ये वाला, है ना। ए से जब बी पे गए तो ये वाला खाली रह गया ना, अभी ये ऑप्शन में है आपके पास। बी से सी पे गए तो ये वाला बचा रह गया था, ये भी ऑप्शन में है आपके पास। और जब सी पे आए तो ये कॉस्ट 6 थी। तो हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे कि इसमें तीनों में मिनिमम कौन सा है, तो जाहिर सी बात है 3 वाला, तो कनेक्शन होगा 3 का। ठीक है, अब आप ई के पास आ गए हो, यहाँ से मिनिमम ढूंढो 1 और 2, ये 1 और 2 बाकी सबसे तो मिनिमम ही है, तो हम 1 को कनेक्ट कर दिए। एफ से एच के पास आओगे तो ये मिनिमम मिल जाएगा आपको। ठीक है, एच के पास आ गए तो मिनिमम कौन सा है, 1, इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये जी जो है अभी भी कनेक्शन से बाहर है, जितने भी पेन बचे हुए रह गए एजेस है उनको देखो ध्यान से, एक 6 है, एक 4 है, एक 2 है, और एक 2 है ना। तो आप किसको कनेक्ट करोगे, आप इसको कनेक्ट करोगे, तो ये जो ग्राफ मिला वो यही वाला ग्राफ है। उसकी कॉस्ट भी 11 ही आएगी और इसकी कॉस्ट भी 11 ही आएगी। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप दोनों में से जिस मेथड से भी बनाओगे सेम ही आंसर आने वाला है। प्रिम्स एल्गोरिथम में हमें बस थोड़ा बहुत ये कंसिडर करना पड़ता है कि रिजर्व में जो बाकी बचे रह गए उनमें भी चेक करना पड़ता है।
तो अगर एग्जाम में आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने को बोला जाए और अगर आपको नाम लिख के स्पेसिफाई ना किया जाए कि किस मेथड से बनाना है, तो मेरी राय होगी कि आप क्रूस्कल मेथड को पिक करो, क्रूस्कल मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, और अगर नाम लिख कर दे दिया तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आया समझ में? मुझे लगता है कि प्रिम्स और क्रूस्कल मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। आप इससे रिलेटेड थोड़ा बुक्स से भी रेफर कर सकते हो, इसके कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो तो ये और क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारा ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक जो है वो यहाँ तक ही था। ठीक है, वैसे तो टॉपिक और भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। जो नेक्स्ट है वो है अब ट्री के बारे में पढ़। अभी तक हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्री की डेफिनेशन पहले ही बताया था, एक ऐसा ग्राफ जो क्लोज्ड ना हो, है ना, और जो ओपन हो उसको ट्री कहते हैं। लेकिन एक फॉर्मल डेफिनेशन भी है उसकी। वो क्या है? अ ट्री इज डिफाइंड एज ए फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स, जिसको नोड बोलते हैं, सच दैट देयर इज ए स्पेशल नोड कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। अब देखो, हम ट्री के टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। एक ऐसा ग्राफ जो क्लोज ना हो उसको ट्री कहते हैं, ठीक है, ये तो मान लिया। लेकिन अब ट्री से स्पेसिफिक भी कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़ना होगा। जैसे रूट क्या होता है? रूट एक स्पेशल नोड होता है, एक स्पेशल वर्टेक्स होता है जहां से वो ट्री हम स्टार्ट हुआ मानते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग नोड आर पार्टीशन इनटू n greater than 0 disjoint subset, each of which is itself a tree and they are called subtrees। ये डेफिनेशन पढ़ के शायद नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक ग्राफ है हमारे पास, ए बी सी डी, ये ग्राफ था। हमें इसको ट्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कहूँगा, इनमें से किसी एक एज को हटा दो। फॉर एग्जांपल इस वाले एज को हम हटा देते हैं, तो अब ये ग्राफ जो है ट्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पहले से जानते थे। अब जब ये ट्री है एक, तो इस ट्री में एक स्पेशल नोड होगा। नोड है सभी, एक नोड है जिसको हम रूट नोड कहेंगे। तो मान लेते हैं ये वाला हमारा एक नोड है जिसको हम रूट नोड बोलते हैं, यानी हमारा ट्री जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इस रूट नोड के अलावा, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द रिमेनिंग नोड्स, यानी ये दो तीनों, आर पार्टीशन इनटू n ग्रेटर देन 0 डिसजॉइंट सबसेट। ये एक अलग सबसेट है, ये वाला एक अलग सबसेट है, विच इज इटसेल्फ अ ट्री। अगर आप इस अकेले सबसेट को देखो तो ये कैसा दिख रहा है? सी डी, ये भी तो एक ट्री जैसा ही दिख रहा है जिसमें ये वाला रूट नोड हो सकता है। ठीक है, और इस अकेले बी को देखो तो एक अकेले नोड का ट्री, एक ऐसा ट्री जिसमें सिर्फ एक ही नोड था, रूट नोड हो सकता है। एंड दे आर कॉल्ड सब ट्रीज, तो ये कहलाएंगे सब ट्रीज। ये लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको कहते हैं लेफ्ट सब ट्री, और ये राइट साइड में है इसलिए इसको कहते हैं राइट सब ट्री। यानी कुल मिला जुला के हमने क्या पढ़ा? कुल मिला जुला के हमने ये पढ़ा है कि ट्री क्या होता है। एक नोड होगा जिसको रूट नोड बोलोगे, इस नोड के लेफ्ट में और राइट में और भी सब ट्रीज होंगे। ठीक है, अब ये लेफ्ट सब ट्री हो गया और ये राइट सब ट्री हो गया। लेफ्ट सब ट्री को अगर आप देखोगे तो ये फिर से फर्दर लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो सकता है, तो ये वाला फिर से लेफ्ट का लेफ्ट सब ट्री, और ये क्या है? लेफ्ट का राइट सब ट्री। ठीक है, तो इसी तरह से नीचे की ओर जाता रहेगा। यहाँ पे हम लोगों को एक बात और ध्यान देना होगा कि जितने भी ये रूट नोड हुए, उसके वाला यहाँ पे उसके चाइल्ड नोड हुए, ये रूट नोड हुआ। ठीक है, मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये दोनों इसके चाइल्ड नोड हुए, और ये जो है इसका पेरेंट नोड भी कहलाएगा। ठीक है,
उसी तरह से यहाँ पे अगर एक नोड होता तो ये वाले क्या कहलाते, ये कहलाते चाइल्ड नोड इसके, और ये कहलाते ग्रैंड चाइल्ड इसका। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसी तरह से ये जो है इसका पेरेंट कहलाता, ये पेरेंट है इसके लिए, और ये जो है ग्रैंड पेरेंट है इसके लिए। तो इस तरह से हम हायरार्की बना सकते हैं। उसके अलावा जो है एक टर्म आता है लेवल, आगे चल के हम लोग देखेंगे। ये रूट नोड जो होता है वो लेवल 0 पे होता है। तो जाहिर सी बात है ये वाला फिर कौन से लेवल पे होगा, ये दोनों उसके पहले पेरेंट चाइल्ड नोड जो होंगे वो लेवल 1 पे होंगे, ये सभी जो है वो किस पे होंगे, लेवल 2 पे होंगे। ये सारे टर्म मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ये यूज होने वाला है। ठीक है, क्या क्या समझ गया है? रूट नोड, चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड, लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक, अब देखो, अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल बताए आपको उसमें रूट नोड के 2 चाइल्ड नोड थे, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, उसके 3 भी हो सकते हैं, उसके 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ट्री है, ये रूट नोड हुआ, पेरेंट नोड हुआ, और उसके 4 चाइल्ड नोड हुआ। आप इसको नॉर्मल रियल लाइफ से सोच लो, एक पेरेंट के 2 से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, है ना? अब हमें एक जो पढ़ना है वो है बाइनरी। बाइनरी का मतलब हुआ कि एक पेरेंट के मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं, यानी एक रूट नोड अगर है तो उसके मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है बाइनरी ट्री के बारे में, ये हमारा मेन फोकस है। लेकिन ये कोई कंपल्सन नहीं है कि एक रूट का 2 ही होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, इवन 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास आ जाते हैं, बाइनरी ट्री। इस यूनिट में डेफिनेशंस अपने को बहुत याद करने पड़ेंगे। बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है? अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। ठीक है, ये तो ट्री की डेफिनेशन है। सच दैट, पहला पॉइंट, टी इज एम्प्टी। ओके, एक ऐसा ट्री जिसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो कुछ भी नहीं है वो तो बाइनरी ट्री भी कहलाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? टी कंटेन्स अ डिस्टिंग्विश्ड नोड आर कॉल्ड द रूट ऑफ द टी। ठीक है, रूट नोड तो होते ही है सारे ट्री में। एंड द रिमेनिंग नोड्स ऑफ टी form an ordered pair of disjoint binary trees T1 and T2। फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको समझते हैं हम इस तरह से। ये आपसे ये कह रहा है, बाइनरी ट्री हम उसको कहेंगे जिसमें कुछ नहीं भी है, यानी सिंपल ब्लैंक पेज भी रखा हुआ है ना, तो वहां पे भी एक बाइनरी ट्री है जिसमें 0 चाइल्ड नोड है, ना रूट है ना चाइल्ड है, वो भी बाइनरी कहलाएगा। और उसके अलावा आपसे डेफिनेशन ये कह रहा है कि बाइनरी ट्री में एक ऐसा नोड होगा जिसको रूट नोड बोलेंगे। ठीक है, वो तो ट्री में होता ही है। उस रूट नोड के लेफ्ट में एक बाइनरी ट्री होगा और राइट में भी एक बाइनरी ट्री होगा। हाँ, ये तो हमने अभी भी देखा था, रूट नोड के लेफ्ट में भी सब ट्री होता है और राइट में भी सब ट्री होता है। कहने का मतलब ये है कि ये भी बाइनरी ट्री ही होना चाहिए। इसके 2 चाइल्ड हैं तो इसके भी 2 ही चाइल्ड होंगे, इसके भी 2 ही चाइल्ड होंगे। ठीक है, आप इसको सिंपल भाषा में अगर देखो तो यहाँ पे ये कह रहा है, एनी नोड इन अ बाइनरी ट्री हैज ईदर 0, 1 और 2 चाइल्ड नोड। या तो 0 चाइल्ड हो, या तो 1 चाइल्ड हो, या तो 2 चाइल्ड हो, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा एक टर्म आता है हमारे पास, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये 1 वाला ऑप्शन जो है खत्म हो जाता है, यानी उसके या तो 0 चाइल्ड हो या तो 2 चाइल्ड हो। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है सामने, ये डायग्राम को दिखा के अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ ये बाइनरी ट्री है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा? इसको चेक करो, इसके 2 चाइल्ड नोड है, ओके। इसको चेक करो, इसके 2 चाइल्ड नोड है, ओके। इसको चेक करो, इसके 2 चाइल्ड नोड है, ओके। इसको चेक करोगे तो इसके 1 चाइल्ड नोड है। बाइनरी ट्री के डेफिनेशन में 0, 1 और 2 अलाउड है, यानी ये बाइनरी ट्री है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो नहीं। इसके 2 चाइल्ड हैं, डन। इसके 2 चाइल्ड हैं, ओके। इसके 2 चाइल्ड हैं, ओके। लेकिन ये वाला जो नोड था उसके सिर्फ एक ही चाइल्ड थे और 1 चाइल्ड अलाउड नहीं है।
यानी ये ट्री एक बाइनरी ट्री होगा, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। ये सारी चीजें हमें आता है एग्जाम में। चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से बताओ कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा है, तो हमें ये सब याद रखना होगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री में चाइल्ड की ऑप्शन जो है वो 0 या तो 2। 0 कहाँ है इसमें? इस डी को देखो, इसके 0 चाइल्ड नोड है। ओके, और इस बी को देखो तो इसके 2 चाइल्ड है, डी और ई। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये याद हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तक, नहीं तो फिर हम इस बाइनरी ट्री को और आगे लेके चले। अब देखो, स्टैक वाला यूनिट याद है? वहां पे हम लोग प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वगैरह पढ़े थे ना। बाइनरी ट्री में भी वैसा ही कुछ होता है, लेकिन हम लोग प्रीफिक्स नहीं बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम प्री ऑर्डर बोलते हैं। हमें जैसे स्टैक में, क्यू में, एरेज में कुछ कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे, वैसे ही कुछ ऑपरेशन बाइनरी ट्री में भी पढ़ना है। पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सल, और यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन भी है। ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। हम एक बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स कैसे करेंगे, उसके सारे नोड्स को रीड कैसे करेंगे, उसके सारे नोड को एक्सेस कैसे करेंगे। तो हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन होते हैं ट्रैवर्सल के। पहला होता है प्री ऑर्डर, दूसरा होता है इन ऑर्डर, और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। आप इसको प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स के जैसा सोच सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्टली वो नहीं है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। हम स्टार्ट करते हैं पहले इन ऑर्डर से ही स्टार्ट कर लो, इन ऑर्डर आसान है। एक ट्री बना लेते हैं, ये एक रूट नोड, ये दोनों उसके चाइल्ड नोड, इसके फर्दर भी चाइल्ड नोड बना लो। अगर मैं पूछूं ये एक बाइनरी ट्री है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि हर एक नोड के 2 चाइल्ड हैं। क्या मैं ये पूछूं कि क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि हर एक नोड की या तो 0 या तो 2 चाइल्ड नोड है। ठीक है, अब देखो इन ऑर्डर क्या कहता है। ये रूट है, ये लेफ्ट सब ट्री, और ये राइट सब ट्री। इन ऑर्डर का ट्रैवर्सल का टेक्निक आपसे ये कहता है कि ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन इन ऑर्डर। समझ नहीं आया? चलो कोई नहीं, अगला स्टेप देखते हैं। प्रोसेस द रूट आर। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप कहता है ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ आर इन इन ऑर्डर। यहां पे आप देखो, अगर इसका नाम क्या है, इन ऑर्डर। ये अगर एल्गोरिदम होता तो इस एल्गोरिदम के अंदर भी हम फिर से इन ऑर्डर यूज करें, यानी ये रिकर्जन हो रहा है। यानी ये आपसे ये कहना चाहता है कि आप इस ट्री में सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड, ये रूट नोड था, ये उसका लेफ्ट पार्ट है, ये उसका राइट पार्ट है। सबसे पहले अगर आपको इस ट्री को इन ऑर्डर से एक्सेस करना है, ट्रैवर्स करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप इस रूट के लेफ्ट साइड में जाइए, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? यहाँ। और ये जो ट्री मिला आपको, इस ट्री में इन ऑर्डर का कंसेप्ट लगाइए। पहले हम लोगों ने इन ऑर्डर का कंसेप्ट इस वाले ट्री, पूरे कंप्लीट ट्री में लगाया था। फिर आपसे कहा कंप्लीट ट्री को लगाने के लिए आपको पहले लेफ्ट हैंड वाले ट्री में लगाना पड़ेगा, तो ये रिकर्जन ही हुआ ना। अब जब आप इस ट्री को सिंपल देखोगे, छोटे वाले सर्कल के ट्री को, तो इसमें भी तो लेफ्ट और राइट है, तो इसमें भी ये कंसेप्ट फॉलो होगा, यानी पहले आपको इस वाले में लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? जब ये रिकर्जन खत्म हो जाएगा, फिर आपको करना है रूट नोड को प्रोसेस। ये एग्जांपल थोड़ा लेंदी हो गया, मैं इसको छोटे से एग्जांपल से सिखाता हूँ आपको। अभी और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक बाइनरी ट्री है, जिसमें रूट नोड को हम आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और राइट चाइल्ड को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन ऑर्डर ये कहता है कि इसके ट्रैवर्सल के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट को करना होगा, देन हम रूट को करेंगे, और देन हम राइट को करेंगे। आप इसको अगर इनफिक्स से कंपेयर करो, तो ये अगर प्लस होता,
ये ए होता और ये बी होता तो हमने इसको ऐसे ही तो लिखा है, ए प्लस बी, इसी के जैसा तो लिखा है। ऑपरेटर जो है वो बीच में है, रूट को आप एज ए ऑपरेटर इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ये था इनफिक्स, इन ऑर्डर सॉरी। तो सिमिलरली अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूं तो कैसा होगा? अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूं, सेम ग्राफ में ये आर डैश है, ये एल है और ये आर है। अगर मैं इसमें प्री ऑर्डर की बात करूं तो प्री ऑर्डर में क्या होता था, ऑपरेटर पहले आता था। यहाँ हम ऑपरेटर के जैसे किसको इमेजिन कर रहे हैं, रूट को। तो पहले क्या आएगा, रूट आएगा, उसके बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड आएगा और देन उसका राइट चाइल्ड आएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेस द रूट नोड। ठीक है, रूट नोड को प्रोसेस किए, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स किए, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स किए। सिमिलरली अगर इसकी को मुझे पोस्ट ऑर्डर में लिखना होता तो क्या लिखता मैं, पहले पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड और देन रूट नोड। ठीक है, मुझे लगता है ये इनफिक्स प्रीफिक्स से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे कंफर्म। क्वेश्चन क्या है, अ बाइनरी ट्री टी, ट्री का नाम हैज, कितने होंगे वो आपको बता दिया। द इन ऑर्डर, सॉरी एक कॉल आ गया था, फिर से आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बाइनरी ट्री है, उसका नाम है टी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स उसमें है 9। ठीक है, द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ टी इल्ड्स द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नोड। यानी इस ट्री को जब मैंने इन ऑर्डर से ट्रेवर्स किया तो ये वाला सीक्वेंस मिला था, और इसी ट्री को जब मैंने प्री ऑर्डर से ट्रेवर्स किया तो ये वाला सीक्वेंस मिला। अब आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ द ट्री। ट्री है नहीं आपके सामने, आपको सिर्फ ट्रेवर्सल का सीक्वेंस बता दिया कि एक ट्री होता, उसका इन ऑर्डर ये होता, उसका प्री ऑर्डर ये होता। आप इन दोनों की मदद से वो ट्री एक्चुअल का ड्रॉ करो। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने इसके सॉल्यूशन में पूरा लिखकर सॉल्व करवाया किया है, लेकिन मैं ये आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप इसको पढ़ो, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो, प्री ऑर्डर की कंसेप्ट को याद रखना। प्री ऑर्डर में क्या हुआ था, रूट नोड पहले आया था, फिर लेफ्ट चाइल्ड आया था, फिर राइट चाइल्ड आया था। और इन ऑर्डर में क्या हुआ था, पहले लेफ्ट आया था, फिर रूट नोड आया था और फिर राइट चाइल्ड आया था। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना। अब मैं अगर इस प्री ऑर्डर को ध्यान से देखूं तो ये जो एफ है, ये एफ क्या रहा होगा? प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, रूट नोड, यानी ये एफ जो है वो रूट नोड रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक ट्री बनाता हूं साइड में, इस साइड ये रहा एफ, ये एफ जो है वो रूट रहा होगा। ठीक है, अब आप इसके इन ऑर्डर में जाओ। जब आप इसके इन ऑर्डर में जाओगे तो आपको ये एफ ढूंढना है इन ऑर्डर में। आप देखो ये रूट नोड कहाँ है, बीच में। ये एफ अगर रूट नोड है तो इस इन ऑर्डर में एफ को ढूंढो, ये ई है, ए सी के एफ, ये यानी ये रूट नोड रहा होगा। तो रूट नोड के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है, उसका लेफ्ट सब ट्री, और रूट नोड के राइट हैंड साइड में क्या रहता है, राइट सब ट्री। यानी कि ये चारों जो हैं, ये चारों जरूर उसके लेफ्ट ट्री का हिस्सा होंगे, और ये चारों जो हैं वो जरूर उसके राइट ट्री का हिस्सा रहे होंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है,
सबसे पहले हम प्री ऑर्डर में गए। प्री ऑर्डर का जो पहला नोड होगा वो आपके ओवरऑल ट्री का रूट नोड होगा। ठीक है, हम उसको रूट नोड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इन ऑर्डर में जाएंगे। इन ऑर्डर में उस रूट नोड को ढूंढेंगे कहाँ और लिखा हुआ है। जहां पे भी आपको मिल जाएगा उसके लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नोड्स हैं वो सब उसके लेफ्ट सब ट्री का हिस्सा है, और उसके राइट साइड में जितने भी नोड्स हैं वो सभी उसके राइट सब ट्री का हिस्सा है। यानी ट्री जो है कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक साइड उसके सारे नोड आएंगे ई ए सी के, और इस साइड के ट्री में रहा होगा एच डी बी और जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहाँ पे है, लेकिन ये चारों होंगे तो इसके लेफ्ट में ही, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये सी और के है, सी और के, ई ए सी के। ठीक है, अब आपको क्या करना है। अब देखो, अगर मैं एक ट्री बनाया होता तो ये रूट नोड था, उसका लेफ्ट चाइल्ड ये मिल गया, हमें राइट चाइल्ड ये मिल गया। इसके अगर फर्दर चाइल्ड नोड होते और इस ट्री में मुझे अगर निकालना होता प्री ऑर्डर, तो क्या कहते, ये रूट नोड के जैसे बिहेव करता। ये उसका चाइल्ड नोड और ये उसका चाइल्ड राइट नोड। ठीक है, अब इस नोड है ए, ये भी एक रूट नोड ही होगा, जैसे एफ रूट नोड था वैसे ए भी रूट नोड होगा। अब ए को आप ढूंढिए इस इन ऑर्डर में, ए कहाँ लिखा है यहाँ पे, या फिर इस ग्राफ में अगर ढूंढो तो ए कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी कि ये ई जो है उस ए के लेफ्ट हैंड साइड में रहा होगा, और ये सी और के जो है वो इस ए के राइट हैंड साइड में रहा होगा। तो मैं इसको वैसा ही ड्रॉ कर देता हूँ। ए के लेफ्ट साइड में ई रहा होगा, और ए के राइट में सी और के मिल के रहा होगा। अब सी पहले है या के पहले ये नहीं मालूम, लेकिन ये दोनों ए के राइट में ही। सिमिलरली आगे देखो, अब इस ट्री में देखना है, इस ट्री में कौन कौन आ रहा है, एच डी बी और जी। इन चारों में से इस प्री ऑर्डर में पहले कौन दिख रहा है, एच कहाँ है, यहाँ पे है। डी कहाँ है, यहाँ है, तो डी पहले है। बी कहाँ है, वो बाद में है। और जी कहाँ है, वो भी बाद में। पहले कौन सा आया, डी। यानी ये डी जो है वो डी भी एक रूट नोड होगा। यानी कि ये एच इस डी के लेफ्ट में है और बी जी जो है उस डी के राइट में है। यहाँ पे एच, और क्या ऑर्डर था, डी जी, क्या लिखा था मैंने, बी जी, बी और जी। ठीक है, देखो आप तो लगभग सारे हो चुके हैं, ये दोनों नोट्स के बाकी हैं। अब आप फिर से प्री ऑर्डर में आ जाओ। सी और के में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, के। यानी के जो है वो रूट की जगह पे रहा होगा। तो यहां से तो आ गया हमारे पास के। बचा कौन सा है, सी। अब ये सी उसके लेफ्ट में है या राइट में है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप उसको वो पता करने के लिए इन ऑर्डर में आना पड़ेगा। के लेफ्ट में सी लिखा है, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट में सी आएगा। बच्चे इसको अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, राइट में कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ देखो बी और जी में प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर से हमेशा हम रूट नोड फाइंड करेंगे, और रूट के लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है वो फाइंड करेंगे इन ऑर्डर से। बी और जी में पहले कौन सा लिखा है, जी, यानी यहाँ पे रूट की जगह पे तो जी आएगा। अब बचा बी, वो बी लेफ्ट में है या राइट में है वो पता करने के लिए हमें इन ऑर्डर देखना है। बी जो है जी के लेफ्ट में लिखा है, यानी कि वो भी यहाँ आएगा। यानी ये वाला ट्री हमें चाहिए था। इस ट्री का इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ये है। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, जब आप ये ट्री बना लो तो कंफर्मेशन के लिए इसमें दोनों में से कोई एक बना के देख लेना कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी लेफ्ट और राइट में गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा जो रिक्वायर्ड ट्री था वो आपके स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है। ये हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया उसकी थ्योरी भी आपके नोट्स में लिखी हुई है, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, किस स्टेप में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। आप देखो ये वाला सेम ग्राफ है जो हमने अभी फाइंड आउट किया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, सॉरी ये तो दिख गया आपको, ये वाला ऑर्डर है। आप इसको घर पे सॉल्व करके मुझे आंसर इसका बताओगे। ठीक है,
आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लो। प्रीफिक्स प्री ऑर्डर दिया हुआ है और इन ऑर्डर दिया हुआ है। ABCDEFGHI ये प्री ऑर्डर में है। इन ऑर्डर में है BCAEDGHFI। आपको इसका ट्री बनाना है, ठीक है। और ये